वो जल्दी जल्दी हाथ चलाती खाना बना रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था मायरा का यहाँ आना। पता नहीं क्यों मायरा उसे इतनी बुरी लगने लगी थी। हालांकि जब वो पहली दफा उससे मिली थी वैसे अच्छी लगी थी। उसने कभी मायरा के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा था। लेकिन आज न तो उसका यहाँ आना उसे अच्छा लगा था और न ही उसकी अपने घर में मौजूदगी उसे अच्छी लग रही थी। वो इतनी सुबह सुबह को यहाँ क्यों आई थी? सुनो, मायरा के लिए कोई हल्का फुल्का सा नाश्ता बना दो। बेचारी बहुत ज्यादा थकी हुई आई है। रात की फ्लाइट की वजह से सीधी यही आ गई है। क्योंकि उसके हॉस्टल में इस वक्त उसे कोई नहीं जाने देगा। वहाँ के रूल्स काफी सख्त हैं, सो मेरे टाइमिंग पर आना जाना होता है। खैर तुमसे क्या छुपाना, मायरा को हॉस्टल से निकाल दिया गया है। वो कुछ दिन यहीं पर रहेगी क्योंकि उसने ऑडिशन पर जाने से पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। तो अपने हॉस्टल की वजह से वो काफी ज्यादा टेंशन में है और फिर से वो ऑडिशन में फेल हो गई है। तो उसको उठाने की जरूरत नहीं है, खुद ही आराम करके जागेगी तब उसको खाने का पूछ लेना। और तुम भी उसके कमरे में मत जाना, बेचारी डिस्टर्ब होगी। नींद की बहुत कच्ची है। वो उसके साथ ही आता, चाय के लिए पानी चढ़ाता, उसे हिदायत देने लगा था। लेकिन वो तो मेरा कमरा है, वहाँ मेरा सामान है। मैं तो सारा दिन उधर के चक्कर लगाती रहती हूँ। आप उन्हें अपने कमरे में ठहरा लेना। वो उसे देखते हुए बोली थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा बोल गई है। शायद वो भूल गई थी कि वो खुद भी तो इसी के रहम व करम पर इसी के घर में इसी के दिए हुए कमरे में रहती है। इस कमरे पर कौन सा उसका कोई हक था? बेवकूफ लड़की, मैं उसे अपने कमरे में कैसे ठहरा सकता हूँ? और वैसे भी तो अब वो कमरा खाली ही रहेगा, अच्छा ही है ना वो रह लेगी। और तुम्हें अपने सामान के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं डाली। मैं वैसे भी आज रात से तुम्हें अपने कमरे में शिफ्ट कर चुका हूँ। भूल गई, कल से तुम मेरे वाले कमरे में ही रह रही हो। तुम्हारा सामान भी उधर ही, तुम्हारे समेत। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला था। उसकी कुछ देर पहले वाली हरकतें याद करके उसका दिल एक दफा फिर से सीने की दीवारें तोड़कर बाहर आने को बेचैन हुआ। मतलब आप मेरा कमरा उन्हें देकर मुझे अपने कमरे में ले आएंगे? तो उन्हें तो बहुत बुरा लगेगा ना? वो परेशानी से कहने लगी। न जाने क्यों मायरा के बारे में सोच के उसे बुरा लगने लगा था। उसे बुरा क्यों लगेगा? वो हैरानगी से उसे देखकर पूछने लगा। उसकी बात उसे समझ में नहीं आई थी। क्योंकि मैं आपके कमरे में रहूंगी तो मेरी बीवी अगर मेरे कमरे में रहेगी तो उसे बुरा क्यों लगेगा? उसकी बात काट कर पूछने लगा। बन गया खाना? अगर बन गया है तो दे दो यार। मैंने कुछ नहीं खाया कल से। मेरी हालत खराब हो रही है। और वो मोटी चुड़ैल 3 दिन से मेरा सामान बाहर फेंक कर बैठी हुई थी। एक दफा मैं हीरोइन बन जाऊं, सबसे पहले मैं उस हॉस्टल को खरीदूंगी, तुम देख लेना। मेरी जिंदगी की न सबसे बड़ी ख्वाहिश हीरोइन बनना थी, लेकिन अब न मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश उस हॉस्टल को खरीदकर उस मोटी चुड़ैल को धक्के मारकर निकालना है। तनाशो बेबी, मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। तुम्हें पता है कितनी कीमती परफ्यूम थी? मैंने एक्स्ट्रा टाइम जॉब करके वो परफ्यूम खरीदी थी। फेंकने की वजह से टूट गई होगी। वो परफ्यूम के दुख में हलकान होती मासूमियत से पूछने लगी थी। अरे नहीं बेबी, टूटी नहीं। उस मोटी चुड़ैल ने चोरी कर ली और मेरा और बहुत सारा सामान चोरी कर लिया। मैं उस पर केस करूंगी। मैं अपना सारा सामान लेकर रहूंगी उससे। याद रखना, तुम मेरे साथ चलना पुलिस स्टेशन। वो अब की बार ताशफीन को देखते हुए बोली। तुम्हें आराम की जरूरत है मेरी जान, नाश्ता करो। वो उसका बाजू पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठाने लगा था। जबकि तनावुश की नजर तो उसके कपड़ों पर थी और कपड़ों से भी कहीं ज्यादा उसके बरहना बाजुओं पर। कैसे वो सुकून से छोटी सी शर्ट में बिना आस्तीन के बाजू पहने आराम से बैठी थी। उसकी पैंट भी बहुत टाइट थी। तनावुश को तो उसके कपड़े देखकर उलझन हो रही थी। ऐसे कपड़ों में वो तो सांस भी न ले पाए। तुम जाओ, उसका रूम तैयार कर दो। ये आज से यहीं पर रहेगी। उसका सामान बैग से निकाल कर अंदर अलमारी में लगा दो। और हाँ, तुम्हारा जो सामान उस कमरे में पड़ा है वो मेरे कमरे में ले आओ। नहीं ताशफीन, मेरी वजह से तुम्हें अपनी लाइफ डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है बेबी। मैं आज ही कोई अच्छा सा हॉस्टल तलाश करूंगी।
बहुत अचानक तनावुश का हाथ थामते हुए बोली। उसे मायरा का फैसला बहुत अच्छा लगा था। वो खुद ही जा रही थी। तनावुश कुर्सी पर बैठने लगी थी जब ताशफीन ने बोला, मैंने तुमसे पूछा नहीं ना, तो फजूल में बोलने की जरूरत नहीं है। अपने मशवरे अपने पास रखो और तुम अभी तक खड़ी क्या हो? जाओ जल्दी से उसका कमरा तैयार करो। अब की बार उसने तनावुश को देखते हुए कहा तो वो हाँ में सर हिलाते कमरे की तरफ चली गई। अरे यार चलना, मैं चली जाती हूँ ना। कोई अच्छा सा हॉस्टल देख लूंगी। तुम बेकार में मेरी वजह से परेशान हो रहे हो। वो उसके जाने के बाद ताशफीन से बोली, मैंने कहा मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है तो बस कर दो मायरा। मैं बार बार अपनी बातें दोहराने का आदी नहीं हूँ। अब की बार वो गुस्से से बोला था, ताशफीन अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है, बल्कि अभी अभी तो तुम्हारा रोमांस शुरू हुआ होगा। मैं तुम लोगों के बीच कबाब की हड्डी नहीं बनना चाहती, बल्कि हड्डी तो बेचारी तुम्हारी बीवी है। इतनी सी बीवी कहाँ लेकर आए हो? वो दो उंगलियों के बीच की जगह दिखाती उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। थोड़ा ज्यादा नहीं बता दिया तुमने? वो उसकी उंगलियों का फासला कम करते हुए बोला। तो वो खिलखिला कर हंसी। नसीब में ही इतनी सी लिखी थी। और मैं एक सब्र और शुक्र किस्म का इंसान हूँ। बस खुदा का शुक्र अदा करके रख ली। वो भी इसी के अंदाज में बोला था। हाँ बिल्कुल, इतने तुम सब्र और शुक्र। ये तो बस तुम्हारे दिल ने तुम्हें धोखा दे दिया, वरना तुम इतनी आसानी से तो इस बेचारी के हाथ नहीं आने वाले थे। बेचारी वो नहीं, बेचारा मैं हूँ। तुम अपनी सारी हमदर्दियां मुझ तक रखो। सिर्फ शक्ल से मासूम है, बहुत तंग करती है मुझे। उसने अपने चेहरे पर मिस्कीनी तारी की थी। क्या मतलब? वो तुमसे प्यार नहीं करती? उसने भी ड्रामाए अंदाज में पूछा। वो सिर्फ अपने कार्टून के प्रिंस से प्यार करती है। इतना हैंडसम प्रिंस तो उसे नजर ही नहीं आता। वो दोनों बातें करने में मगन थे जब वो एक बैग घसीटते हुए दूसरे रूम में लेकर जा रही थी। इतना बड़ा बैग क्या है? तुम तो कभी भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते ना? उसने ताशफीन को देखते हुए पूछ। मेरी बीवी का सामान है। तुम्हें पता नहीं है, जहाँ कोई औरत रहती हो वहाँ इतना सामान होना नॉर्मल बात है। उसने बात बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि वो उसे नहीं बताना चाहता था कि वो और तनावुश अलग अलग कमरे में रहते हैं। तुम खाना क्यों नहीं शुरू कर रहे? क्या अपनी बीवी का इंतजार कर रहे हो? हाँ, वो ठीक से नाश्ता नहीं करती। उसके साथ ही करता हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा। सो रोमांटिक। मैं तुम लोगों के रोमांस में सच में हाथी बन जाऊंगी। मुझे चले जाना चाहिए, मायरा ने फिर से कहा था। डोंट वरी, हमारे पास रोमांस करने के लिए हमारा कमरा है। हम वहाँ आराम से कर लेंगे। और हमें कभी बाहर करना हुआ तो तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। उसने उसे मशवरा दिया था। आइडिया बुरा नहीं है। मेरे ख्याल में मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए। अब की बार वो उसे नाराज हुए बना बोली तो वो भी मुस्करा दिया था। वो उसका सारा सामान निकालते हुए अलमारी में लगा रही थी, लेकिन इतने अजीब व गरीब कपड़े और इतने बेहुदा कपड़ों को देखकर उसका दिल खराब होने लगा था। अगर वारिक भाई इन कपड़ों को देख ले तो कपड़ों के साथ साथ इस मायरा को भी आग लगाकर मार डालें। वो अचानक ही मुंह पर हाथ रखकर हंसी थी। उसे औरतों की बेशर्मी से बेहद नफरत थी। एक दफा एक पड़ोस की लड़की उनके घर आकर बैठी तो उसने भी आओ देखा न ताओ उसे इतनी सुनाई कि उसके बाद वो वारिक के सामने आना ही छोड़ चुकी थी। वो किसी बाहर वाले को कुछ भी कहने के हक में नहीं था। लेकिन उस वक्त वो उसके घर में बैठकर इंतहाई बोर्ड ड्रेसिंग में दावत का सामान बनी थी। और फिर उसने वारिक को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए इंतहाई बेहुदा हरकत की थी। वो समझता था कि हर औरत के पर्दे का सवाल उसके महरम रिश्तों से किया जाएगा। हालांकि वो तनावुश का महरम नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस पर पर्दे के मामले में काफी सख्ती रखता था, क्योंकि वो वारिक की बहन थी और वारिक की बहन में किसी तरह की कोई बेशर्मी नहीं थी। और हकीकत तो ये थी कि वारिक उसे कुछ कहे या न कहे, लेकिन वो उससे डरती बहुत थी। वजह उसकी सख्त तबीयत थी। एक तो छोटी सी ही उम्र में ताया अब्बू के कारोबार को संभालने के चक्कर में लगकर अपनी जिंदगी की आज़ादी उसने जी ही नहीं थी। वो हमेशा से जिम्मेदारियों में घिरा हुआ था।
ताशफीन की सारी जिम्मेदारियां उसने ताया अब्बू का बेटा बनकर संभाली थी। हालांकि उसकी तरह वो भी तो ताया अब्बू का भतीजा ही था। ताशफीन की मां को तलाक देने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई की बेवा से शादी कर ली थी। वारिक उम्र में ताशफीन से 1 साल बड़ा था, इसीलिए उसका रोअब सब पर था। उसके सामने तो ताया अब्बू भी नहीं बोलते थे, क्योंकि वो हमेशा सही होता था। ताया अब्बू और ताए अम्मी की भी 3 औलादें थी और वक्त इत्तेफाक से चारों ही बेटे थे। इसीलिए ताए अम्मी का सारा ध्यान उस पर था, क्योंकि ताए अम्मी वारिक की सख्त तबीयत से बहुत डरती थी। वो तो तनावुश को छोटी उम्र से ही पर्दे का पाबंद कर चुकी थी। वो मायरा का सामान निकालती मुस्कुराते हुए वारिक का रिएक्शन सोच रही थी जब उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। ये किसको सोचकर मुस्कुरा रही हो? वो दरवाजे पर खड़े ताशफीन को देख रही थी जब उसने तेवरी चढ़ाकर पूछा। वारिक भाई को, उसने अचानक उसके पूछने पर जवाब दिया। और अब क्यों याद फरमाया जा रहा है अपने वारिक भाई को? वो उसके करीब आते हुए पूछने लगा। न जाने क्यों उसे वारिक के नाम से उसे चिढ़ होती जा रही थी। वो क्यों बार बार ये नाम उसके सामने इस्तेमाल कर रही थी? बस ऐसे ही, ये कपड़े देखकर उनकी याद आ गई। उसने एक छोटी सी टी शर्ट थाम कर उसके सामने की थी। ऐसा क्या है इन कपड़ों में? वो हैरत से मायरा की शर्ट को देख रहा था जो उसके हाथ में झूल रही थी। बहुत छोटी सी है ना, जैसे किसी छोटे बच्चे की हो। अगर वारिक भाई को पता चल जाए ना कि ये कपड़े यहाँ की लड़कियां पहनती हैं, और ऐसी एक लड़की इस घर में भी रहती है, तो वो मुझ पर इसका साया भी न पड़ने दे। क्योंकि वारिक भाई को लगता है ऐसी लड़कियों के साथ रहने से भी न अच्छी लड़कियां बिगड़ जाती हैं। वो तो एक लम्हा भी मुझे यहाँ न रहने दे, बल्कि अभी और इसी वक्त यहाँ से वापस ले जाएं। उसने बड़े मजे से वारिक को सोचकर जवाब दिया था। वो तुम्हें ले जाए और मैं तुम्हें जाने दूं? वो आईब्रो उठाकर उल्टा उससे सवाल करने लगा। हाँ, अगर वारिक भाई मुझे लेने के लिए आएंगे तो मैं तो जाऊंगी ना उनके साथ। वो उसके अंदाज को समझ नहीं पाई थी, लेकिन अगर वारिक उसे लेने के लिए आता है तो वो एक सेकंड को भी सोचे बिना उसके साथ कहीं भी जाने को निकल जाती। मेरी इजाजत के बिना इस घर से पैर तो बाहर रखो। टांगे काट के सारी जिंदगी के लिए बैट पर बिठा ना दिया तो ताशफीन इब्राहिम नाम नहीं। और खबरदार जो आज के बाद इस वारिक का नाम मेरे सामने लिया। वो काफी सख्ती से बोला था। इस नाम से अब जलन महसूस हो रही थी। उससे ज्यादा तो वो अपने घर वालों का नाम लेती थी। कभी ताया अब्बू, कभी ताए अम्मी, तो कभी सदफ और कभी वारिक। उसके खानदान वाले खत्म नहीं होते थे जिनसे वो चिढ़ता था। उसकी बात पर वो निगाहें झुकाकर जमीन की तरफ देखने लगी। उसे अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ था। पता नहीं उसे क्या होता जा रहा था। वो हर बात पर उसे क्यों डांटा था? हालांकि वो तो उसे प्यार करना चाहता था, उसे अपने पास अपनी बाहों में कैद रखना चाहता था। खैर चलो आओ जान, हम चलकर नाश्ता करते हैं। वो उसे देखकर बहुत मोहब्बत आमेज लहजे में कहने लगा और बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा जब मायरा आती हुई नजर आई। आओ मायरा, तुम आराम करो, हम तब तक नाश्ता कर लेते हैं। मुझे उसे कॉलेज छोड़ने जाना है। जब तक तुम जागती हो ये कॉलेज से वापस आ जाएगी। एंड आई प्रॉमिस ये तुम्हें बोर नहीं होने देगी। उसने मुस्कुरा कर तनावुश का गाल खींचा था। हाँ, मैं तो जोकर हूँ ना, जो इनकी जानो मानो के सामने नाचती रहूंगी कि ये बोर नहीं होंगी। इनसे कितनी मोहब्बत से बात करते हैं और मुझे काटने को दौड़ते हैं। वो बस सोच कर रह गई। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने भी बिल्कुल ताशफीन की तरह उसके गाल की तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन उससे पहले उसने उसका हाथ थाम लिया। खबरदार, मेरी बीवी को हाथ मत लगाना। ये सिर्फ मेरी है, और इसके गालों की तरफ तो जाना भी मत। इन्हें खींचने का, छूने का, प्यार करने का हक सिर्फ मेरे पास है। उसने वार्निंग देते अंदाज में कहा था। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। हर अच्छी चीज पर कब्जा कर लेते हैं और फिर मेरे हिस्से में कुछ नहीं आता। गाल तुम्हारे, डिंपल मेरे। वो डील कर रही थी। तनावुश तो मुंह खोलकर रह गई। उसकी जात पर डीलिंग चल रही थी। गाल भी मेरे, डिंपल्स मेरे, हाथ पैर होंठ आंखें चेहरा सब मेरे। पूरी की पूरी ये लड़की मेरी, बाकी सब कुछ ले लो। उसने भी आगे से डील की थी। ये हो क्या रहा था?
तनावश को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी सब कुछ तुम ले लो, बस ये क्यूटी मुझे दे दो। उसने अचानक उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन ताशफीन ने तेजी से उसे थामकर अपने पीछे छुपा लिया था, जैसे वो सच में उसे लेकर जा रही हो। बहुत गंदी नजर है तुम्हारी मेरी बीवी पर। तुम तो अब उसकी तरफ देखना भी मत। निकलो तुम यहाँ से। चलकर मुझे गुड मॉर्निंग किस दो। मेरा दिमाग खराब है। जो मैं सोच रहा था कि तनावुश को आज कॉलेज से छुट्टी करवा लेनी चाहिए। तुम तो खा ही जाओगी मेरे पीछे मेरी बीवी को। वो उसका हाथ थामे उसे घसीटते हुए बाहर ले गया था, जबकि वो जमीन में निगाहें गाड़े भागती हुई उसके साथ बाहर निकली थी। इस लड़की से दूर रहना। तुम ये बुरी कोई है। किसी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो उसे कमरे में लाता अलमारी से अपने कपड़े निकालते बोला। सुबह जब हम जागे थे, क्या तुम्हें भी अजान की आवाज सुनाई दी थी? वो पलटकर उससे पूछने लगा, जिस पर उसने फौरन हाँ में सर हिलाया था। यहाँ पास में सिर्फ एक ही मस्जिद है। वहाँ स्पीकर अलाउड नहीं है, तो अजान कैसे हुई थी? वो परेशानी से पूछ रहा था। मैंने अलार्म लगाया था। वो क्या है ना, रिंग टोन से मेरी आंख नहीं खुलती, अजान से खुल जाती है। इसलिए मैं अपने फोन पे अलार्म लगाया था कि सुबह फज्र के वक्त जाग सकूं। तुम्हें अलार्म लगाना आता है? वो मुतासिर होने वाले अंदाज में बोला। किसे नहीं आता, आजकल तो बच्चा भी लगा लेता है, उसने सुकून से बताया, जबकि वो उसे बता नहीं पाया था कि उसे नहीं आता। हाँ हाँ ठीक है, अब वो करो जो करने के लिए मैं तुम्हें लेकर आया था। उसके पास आते हुए बोला। क्या करने के लिए? वो हैरानगी से पूछने लगी। गुड मॉर्निंग किस। उसने अल्फाज को अलग अलग अदा करके उसे बताया था। मेरा कॉलेज लेट। शट अप। वो कहते हुए उसके लबों पर अचानक झुकता उसकी सांसें रोक गया था। जब अचानक मायरा आगे पीछे देखे बिना उनके कमरे में घुस गई और अगले ही लम्हे वापस तेजी से बाहर भाग गई। उसने उससे अलग होने की कोशिश करते हुए दरवाजे की तरफ देखा था, जहां मायरा आंखों पे हाथ रखकर दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी थी। मैंने कुछ नहीं देखा। वो यूं ही दूसरी तरफ मुंह किए बोली थी। अच्छा किया जो कुछ नहीं देखा। अब शक ही गुम करो यहाँ से, हम बिजी हैं। वो सख्ती से बोला। हाँ ठीक है, तुम आराम से अपना काम करके जाते हुए मुझे बाय बोल कर जाना। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो कहकर बाहर निकल गई थी और जाते जाते दरवाजा भी बंद कर गई। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? उन्हें कितना बुरा लगा होगा। ओ शट अप। किसी को अच्छा लगे या बुरा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे लबों को अपने लबों से छूना मुझे अच्छा लगता है। हमें कंटिन्यू करना चाहिए। एक लम्हे में उसे खींचकर अपने करीब करता एक दफा फिर से उसके लबों को अपने लबों की कैद में ले चुका था। वो उसे अपनी बाहों में कैद किए मदहोशी से उसके लबों पर झुका हुआ था। उसे परवाह ही न थी कि आगे पीछे क्या हो रहा है। इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये लड़की थी। उसका अपने करीब होना था। उसे अपनी बाहों में कैद किए वो दुनिया जहान भुलाए हुए था। वो शायद और कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। बस उसकी गिरफ्त उसके वजूद पर सख्त से सख्त होती जा रही थी। ताशफीन कॉलेज। उसके सीने पे हाथ रख के वो उसे खुद से दूर करते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोली। अभी वक्त है। वो कहता एक बार फिर से उसके दिल पर अपने लब रख चुका था। नहीं है तैयार होना है लेट। वो उसकी कुर्बत में पगलती कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तो एक दिन लेट चली जाना, क्या फर्क पड़ जाएगा? वो उसके लब व लहजे और शर्म व हया पर कुर्बान होते हुए उसके माथे को अपने लबों से छूता उसे अपने सीने में भींच गया था। बहाने ढूंढती हूँ ना मुझसे दूर जाने के। वो उसकी मुजामत पर घूरते हुए बोला। नहीं। उसने नफी में सर हिलाया, लेकिन उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। नहीं, तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। तुम जब भी मेरे पास आती हो एहतजाज करने लग जाती हो। तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता, तो साफ बता दो, तो मैं खुद ही तुमसे दूर हो जाता हूँ। वो मायूस होकर बोला। नहीं ताशफीन, ऐसा नहीं है। आपका मेरे करीब आना मुझे बुरा क्यों लगेगा? वो परेशान सी अपनी सफाई देने लगी। ऐसा ही है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मुजामतों को समझ नहीं पा रहा?
मैं समझता हूँ तुम शायद मेरे साथ इस रिश्ते को शुरू करने के लिए राजी नहीं हो। शायद इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। तुम्हारे यहाँ आने पर मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, लेकिन वो सिर्फ वक्ती रिएक्शन था। तुम खुद सोच लो कि जो मेरा जायज हक है वो मुझे देने की बजाय मेरा बाप मुझसे शर्त लगा रहा है। तो क्या मैं उसकी बात को इतनी आसानी से मान जाऊंगा? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था उन पर। उन्होंने मुझे मेरा हक देने के बजाय मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। और अफसोस मुझे इस बात का हुआ है कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ भी जुल्म किया गया है। तुम्हारे साथ जबरदस्ती की गई है। तुम तो शायद उस वक्त निकाह का मतलब भी नहीं समझती थी जब तुम्हें मेरे निकाह में दे दिया गया। सच है मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। तुम्हारे बारे में सोचना तो मैंने अब शुरू किया है जब तुम मेरी जिंदगी में आए हो, जब मैं तुम्हें समझने लगा हूँ। हाँ ये सच है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझता। तुम बहुत अलग हो उन सब लड़कियों से जिनके साथ आज तक मेरा वास्ता पड़ा है। तुम उन सब से अलग हो, इसीलिए तो सीधे दिल पे वार करती हो और तुम्हारे ये डिंपल्स तो मुझे बुरी तरह से तुम्हारी तरफ मुतवज्जह करते हैं। और सबसे ज्यादा मेरे ये दुश्मन जिन्हें तुम मुझसे छुपाने की कोशिश करती हो, लेकिन फिर भी छुपा नहीं पाती। बहुत खास होती जा रही हो तुम, बहुत ज्यादा खास। आजकल तुम्हारे अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पाता। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। उस दिन तुम पर हाथ उठाकर मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि तुम कभी भी मेरे साथ इस रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकती। तुम किसी तरह की कोई उम्मीद न लगाओ। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें तंग करूं और तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ अपने इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ। हम हस्बैंड वाइफ की तरह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अब मैं मजीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारा नशा होता जा रहा है मुझे। तुम दिल में उतरती जा रही हो, धड़कनों में बसती जा रही हो। तुम्हारे बिना अब मेरा गुजारा नहीं। वो मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगाए बोले जा रहा था, जबकि वो समझ नहीं पा रही थी वो इन सब बातों का क्या जवाब दे। तुम भी मेरे साथ इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहती हो ना? वो उसका चेहरा थामे अपने सामने करते हुए पूछने लगा। वो झूठ कैसे बोलती? उसने हाँ में सर हिलाया तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। मैं जानता हूँ, तुम मुझे कभी भी नापसंद नहीं करती थी। अगर मैं तुम्हें नापसंद होता तो तुम कभी मेरे साथ नहीं आती। तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं तो मैं हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लबों से ये सुनना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ये शुरुआत करने के लिए तैयार हो। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलता जैसे उसे अपनी बातों में उलझा रहा था। हाँ ताशफीन, मैं आपके साथ इस जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं यहाँ इसीलिए तो आई थी। मैंने बचपन से सिर्फ आप ही को सोचा है। हमेशा से ताए अम्मी ने मुझे बताया था कि आप मेरे शौहर हैं। और वली और अहमद तो मुझे आपकी तस्वीरें भी दिखाते थे फोन पर। वो मासूमियत से बोलती चली गई। तो बस फिर इसी खुशी में प्यारी सी किस मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर सकूं। उसका चेहरा थामते हुए अचानक फरमाइश कर बैठा, जिसे सुनते ही वो घबरा कर उसे देखने लगी। यार ऐसे मत देखो, तुम्हारी मासूम आंखें मुझे मजीद बहकाती हैं। मैं अगले कुछ महीनों तक बहुत ज्यादा मसरूफ होने वाला हूँ। अगले हफ्ते से फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। हो सकता है वक्त पर घर भी न आ सकूं। इसलिए तुम्हें पहले ही बता देना चाहता था। बहुत कुछ क्लियर करना चाहता था। और मेरे ख्याल में अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। हम दोनों इस रिश्ते के लिए दिल व जान से राजी हैं। अब हम मजीद इस रिश्ते को लटकाएंगे नहीं। अब से तुम मेरे पास होगी, बहुत पास। और तुम्हें मायरा के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी मजबूरी है। बस कुछ दिनों में वो चली जाएगी। उसने न जाने क्यों उसे मायरा के बारे में भी बताया था, जबकि वो सोचने लग गई थी। हाँ सब कुछ क्लियर हो चुका था, लेकिन मायरा, उसकी जात, उसकी मोहब्बत, वो तो सब वही का वही था। वो उसकी पहली मोहब्बत थी। वो चाहता था उसको। उसके लिए वो अपने बाप से लड़ रहा था। वो कैसे उसे अपनी जिंदगी से निकाल सकता था? क्या वो भूल जाता उसे? क्या उसके बगैर रह पाता? नहीं, हरगिज नहीं। वो कभी उसकी मोहब्बत नहीं बन सकती थी।
वो मायरा के बारे में पूछना चाहती थी लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पाई। शायद वो उसके लबों से मायरा के लिए मोहब्बत भरे अल्फाज नहीं सुन सकती थी। मायरा उसके साथ कितनी अच्छी थी, वो कितनी नॉर्मली उससे बात करती थी, और उसे एक झटका तो ये जानकर लगा था कि वो उन दोनों की शादी के बारे में जानती थी। और सब कुछ जानने के बाद भी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही न पड़ा हो। और अगर वो उसकी पहली मोहब्बत होकर उसे कबूल करने को तैयार थी तो वो भी तो अपना दिल बड़ा कर सकती थी। वो नाउम्मीद होकर यहाँ से लौटकर नहीं जा सकती थी। यही उसका साथी था, उसकी मोहब्बत था। हालात कुछ भी हों, उसे उसके साथ निभाह करना था। वो तलाक जैसा दाग लेकर वापस नहीं जा सकती थी। जाने दे ना प्लीज। वो मिन्नतों पर उतर आई तो ताशफीन जो कब से उसके चेहरे पर आते जाते रंग देख रहा था, बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन किस लिए? बिना तो मैं तुम्हें जाने दूंगा नहीं। वो शरारती अंदाज में बोला। वो तो आपने ले लिया ना, उसने जल्दी से कहा था। हाँ मैंने तो ले लिया लेकिन तुमने तो नहीं दिया ना। वो अपना लॉजिक पेश कर रहा था। और मुझे पता है तुम दोगी भी नहीं, इसीलिए तुम्हारी तरफ से किस न मिलने पर तुम्हें टैक्स में दोलूंगा। वो दो उंगलियां दिखाते हुए बोला। मुझे भूख लग रही है। वो अपने नाजुक मोमी हाथ छुड़वाते हुए बोली। हाँ तो किस करो ना ताकि हम नाश्ता कर सकें। वो अब भी अपनी जिद पर कायम था। चलो ठीक है यार, तुम्हारे लिए आसानी। लिप्स पर नहीं गाल पर कर दो। लिप्स पर मैं खुद कर लूंगा। अब जल्दी बताओ, दो लेने हैं या एक देना है? वो तो पूरा सौदेबाजी पर उतर आया था। टाइम नहीं है मेरे पास लड़की, मैं भी तुम्हारी तरह लेट हो रहा हूँ। वो उसे सोचते पाकर बोला और अब की बार भी उसके कुछ न बोलने पर वो उसके चेहरे पर झुक गया था। उसने बड़ी मोहब्बत से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया और नरमी से उसके लिबों को अपने लिबों से चूमा और पीछे हट गया। क्या याद करोगी? अभी तंग नहीं करता तुम्हें? आओ नाश्ता करते हैं, फिर तैयार होकर कॉलेज भी तो जाना है। वो उसका हाथ थामे उसे बाहर ले जाने लगा, जबकि वो खामोशी से सुर्ख चेहरा लिए उसके साथ चली आई थी। वो उसे कॉलेज छोड़कर चला गया था, जबकि यहाँ आने के बाद भी उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं जा सका था। वो मुसलसल मायरा और ताशफीन के रिश्ते को ही सोच रही थी। बीच में उसका ध्यान अपने रिश्ते की तरफ जाता था। उसका फोन बजा तो उसने फौरन मैसेज खोलकर देखा था, जहां व्हाट्सएप पर एक नंबर हस्बैंड के नाम से सेव था और डीपी पर ताशफीन की तस्वीर थी। क्या कर रही हो? मैं ऑफिस पहुंच गया, उसने फौरन मैसेज रिप्लाई किया था। थोड़ी देर में क्लास शुरू होने वाली है, क्लास में बैठी हुई हूँ। मुझे मिस कर रही हो? सवाल के साथ उदासी और मायूसी से भरपूर इमोजी भी था। उसने बिना सोचे समझे फौरन हाँ टाइप करके सेंड किया था। हाय मेरी जान, मुझे इतना मिस कर रही है। मैं अभी लेने के लिए आता हूँ। सारा दिन एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। वो जरूरत से ज्यादा ही खुश होकर बोला था। नहीं नहीं, आप अपना काम करें। उसने फौरन टाइप करके सेंड किया। कहीं वो सचमुच में यहाँ न आ जाए। तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। दूसरी तरफ से फौरन रिप्लाई मिला था। आप प्लीज अपने काम पर ध्यान दें और मुझे मेरी पढ़ाई पर तवज्जो देने दें। उसने मिन्नत वाले इमोजी के साथ मैसेज लिखकर सेंड किया। हाँ इसीलिए तो फोन लेकर दिया है ना तुम्हें कि सारा दिन तुमसे बात करने के लिए तरस जाऊं, तुम्हारी आवाज न सुन पाऊं। अपनी तस्वीर लेकर भेजो। एक और हुक्म आया था। मैं क्लास में हूँ ताशफीन। उसने लिखकर सेंड किया, जैसे उसे समझाना चाहती हो कि वो उससे क्या करवा रहा है। तो उसने लिखकर भेजा, तो ये कि मुझे पढ़ाई करनी है और आप अपना काम करें। लड़की मैं तुम्हें ऑनलाइन किस तो करने से रहा, वरना तुम्हारी इस बात पर सजा बनती है। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो अभी सेल्फी लेकर भेजो मुझे। और मुझसे न फजूल बहस मत किया करो, जितना कहता हूँ उतना किया करो। उसका जवाब बहुत जल्दी आ रहा था, जबकि उसे टाइप करने में काफी मुश्किल पेश हो रही थी। वो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करती नहीं थी, बस कभी कभी वारिक का फोन हाथ लग जाता तो वो हाथ पैर मारने की कोशिश किया करती थी। लेकिन यहाँ तो उसे अच्छा खासा मसला हो रहा था। कल कॉलेज से आकर उसने फोन का सारा सिस्टम समझा था।
उसे इस्तेमाल करना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतनी तेज टाइप नहीं कर सकती थी। उसने अपनी तस्वीर बनाने के लिए वही व्हाट्सएप से ही कैमरा ऑन करते हुए सेल्फी बनाकर उसे सेंड कर दी थी, जिस पर फौरन ही उसने किस रिएक्ट किया था। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। वॉइस मैसेज आया था। मैं सुबह आपके साथ ही आई थी। उसने जैसे याद दिलाया था। हाँ, तो पीछे बैठी थी ना। मैंने ठीक से देखा नहीं था। और ये तस्वीर तुमने इतना मुस्कुरा कर क्यों बनाई है? अपने डिंपल्स ज्यादा शो मत करो। किसी को उन पर सिर्फ मेरा हक है। हक से भरा वॉइस मैसेज उसे सुनने को मिला था। हालांकि वो अभी तक टाइप करके ही मैसेज सेंड कर रही थी। आपने तस्वीर मांगी, मैंने सेंड कर दी। मैंने तो इसलिए मुस्कुरा कर तस्वीर बनाई ताकि अच्छी आए। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी वो उसके मैसेज का क्या जवाब दे। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि तुम मुझे अच्छी लगो। वो इस बात का भी अपना ही मतलब निकाल चुका था। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारे डिंपल्स। और तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है? तुम्हारा वो तिल जो होंठ के ऊपर है। वैसे बाकी दो भी मुझे कोई खास पसंद नहीं है, क्योंकि तुम पर तो सिर्फ मेरा हक है और ये कितने मजे से तुम पर अपनी हुकूमत जमाए हुए हैं। लेकिन ये होंठ के ऊपर वाला ये मुझे जेलस फील करवाता है। उसे तो छोड़ूंगा नहीं। वो मेरा दुश्मन है। मैं उसे खा जाऊंगा। लेकिन मुझे उस पर प्यार भी बहुत आता है। तुमने उसे होंठ के ऊपर ही क्यों रखा? ये मुझे मेरा रकीब महसूस होता है। वो पता नहीं क्या क्या लिख कर सेंड कर रहा था। उसके न सिर्फ हाथ कान पे बल्कि चेहरा सुर्ख टमाटर हो रहा था। मेरे टीचर आ गए हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। उसने झूठ बोला था। डार्लिंग, ये तुम्हारे स्कूल के टीचर्स नहीं हैं जो वक्त बेवक्त आए। वो पूरे 10 बजे क्लासरूम में एंटर करेंगे। उसने सुकून से उसके बहाने पर पानी फेरा था। नहीं, वो आ गए। मैं बाद में बात करूंगी। उसने कहकर फोन बैग में डाल दिया था। कितनी देर मोबाइल पर वाइब्रेशन होती रही। न जाने वो क्या क्या मैसेज सेंड कर रहा था, लेकिन न तो उसने देखा और न ही कोई जवाब दिया। वो अपने केबिन में बैठा सुकून से उससे बातें कर रहा था। उसकी बहानेबाजियां, उसकी हिचकिचाहट, हर चीज उसे मजा दे रही थी। वो इतने दूर बैठा भी समझ रहा था कि उसकी क्या हालत हो रही होगी। वो जानबूझकर उसे तंग करने के लिए इस तरह के मैसेज कर रहा था। और फिर उसने बहाना बनाकर अपना फोन ही रख दिया। वो उसका कोई मैसेज पढ़ नहीं रही थी। यकीनन कांपने में मसरूफ होगी। लेकिन उसने भी बहुत सारी धमकियां लिखकर सेंड कर दी थी। वो आसानी से उसे बख्शने वाला नहीं था। उसने साफ साफ कह दिया था कि लेने आऊंगा जब तुम्हें, तो तुम्हें इस बात का हिसाब चुकाना होगा। तैयार रहना, मैं तुम्हें आसानी से नहीं बख्शूंगा। और अब मजे से उसकी हालत को एंजॉय कर रहा था। आज रोज ऑफिस नहीं आई थी क्योंकि उसके डैड काफी महीनों के बाद वापस आए थे, तो आज वो उनके साथ वक्त गुजार रही थी। इसीलिए वो भी बिल्कुल आराम से अपना काम कर रहा था। उसने नोट किया था डैनी उससे बात नहीं करता था, लेकिन हर वक्त उसके आसपास रहता था। उसे इस लड़के से अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था। वो हर वक्त उस पर नजर क्यों रखता है? उसे समझ नहीं आता। वो बाहर खड़ी ताशफीन के आने का इंतजार कर रही थी जब उसे आज फिर वही लड़का नजर आया। जैसे नजरअंदाज करके वो अपना मोबाइल फोन निकालते हुए ताशफीन के मैसेजेस देखने लगी। उसकी धमकियों भरे मैसेज देखकर वो सचमुच में शर्म से पानी पानी हो गई थी। जब वो उसे दूर से आता नजर आया, उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। उसने आकर बाइक उसके सामने रोकी तो वो उससे अपना बैग और किताबें पकड़ाकर पीछे बैठने लगी थी, जबकि वो उसे घूरते हुए देख रहा था। मुझे बहानेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने मुझे इग्नोर करके अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे मैसेज इग्नोर किए। इसकी सजा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो उसका बाजू अपने गिर्द लपेटते हुए धमकी आमेज लहजे में बोला। सच में क्लास। खामोश। एक लफ्ज भी मत बोलना। वो उसे घूर कर कहता उसकी बोलती बंद कर गया था, जबकि वो इतना सीरियस लग रहा था कि उसे अब उससे खौफ महसूस होने लगा। वो दरवाजे के बाहर खड़े दरवाजा खटखटा रहे थे, क्योंकि आज दरवाजा लॉक नहीं था बल्कि अंदर कोई मौजूद था।
मायरा तकरीबन भागते हुए दरवाजा खोलने आई, जबकि उसकी हालत देखकर तो ताशफीन की हंसी छूट गई। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों हंस रहे हो? मैं वहां अंदर तुम लोगों के लिए खाना बना रही थी। सोचा कि तुम लोग थके हुए आओगे और बेचारी मेरी मासूम सी तनाशो आते ही किचन में घुस जाएगी। मैं तो एहसास में मारी गई। मेरी बात सुनो तनाशो जान, जो भी हो जाए इस शख्स का कभी एहसास मत करना, वो रूहानी होकर बोली, जबकि वो उसे सलाम करती सीधी किचन की तरफ गई थी। उसका डर सही साबित हुआ था। जो हालत इस वक्त मायरा की थी उससे बदतर हालत उसके किचन की हो गई। उसे यकीन था और ऐसा ही हुआ था। आई एम सॉरी यार, तुम्हारा किचन थोड़ा गंदा हो गया। वो असल में न मैंने सोचा मैं तुम लोगों के लिए रोटियां बनाऊंगी, लेकिन वो मुझे मुश्किल लगा क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है, ना तो मुझसे बन भी नहीं पाई। इसीलिए किचन गंदा हो गया। तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बना दिया। वो सामने प्लेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, जबकि तनावुश जमीन पर पड़ी चीजें उठाने में मसरूफ थी। वो जब से इस घर में आई थी उसने सबसे ज्यादा सफाई किचन की ही की थी। उसकी सारी सेटिंग चेंज कर दी थी। वो उसको पूरी तरह से अपने मुताबिक कर चुकी थी और इस वक्त उसके मुताबिक कोई एक भी चीज नहीं थी। खुदाया, ये क्या हालत की है तुमने किचन की? अब ये तुम्हारा गंद भी मेरी बीवी साफ करेगी। वो उसे घूरते हुए बोला और साथ ही साथ खुद भी अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाता उसकी मदद करने आने लगा। तनाशो, मैं बहुत क्लीनली खाना बनाती हूँ, लेकिन ये रोटी बनाते हुए न सारा गंद हो गया। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं इसको साफ करने की कोशिश करती हूँ। वैसे मैं कोशिश कर रही थी साफ करने की। अगर तुम लोग थोड़ी देर और न आते तो मैं कर देती। वो शर्मिंदा होकर बोली थी। मायरा ने उसका हाथ थामते हुए बहुत मोहब्बत से कहा था, नहीं मैं कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। उसने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन वो उसे बाहर लाकर ही मानी थी। मैंने कहा नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, ये सारे काम हम अभी कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की या फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा किचन थोड़ी देर में बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे सुबह तुम छोड़ कर गई थी। उसने दांतों की नुमाइश करते हुए ताशफीन की तरफ देखा था। मैडम, मैं भी बाहर से आया हूँ और मैं भी काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। ये अपना गंद तुम खुद साफ करो। उसने साफ इनकार करना चाहा, लेकिन उसकी बात सुन ही कौन रहा था। वो तो सिर्फ अपनी तनाशो बेबी के चेहरे की परेशानी को खत्म करने के चक्कर में लग गई थी। यार तुम जाओ ना, यहाँ खड़ी होकर इस तरह की शक्ल बनाओगी तो मुझे रोना आ जाएगा। वो उसे बाहर निकालते हुए बोली। तो इस दफा ताशफीन ने भी उसे जाने का इशारा कर दिया। शायद वो अपनी मोहब्बत को उसके सामने मजीद शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। वो पहले तो बेध्यानी में अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर ताशफीन की आवाज ने उसे अलर्ट कर दिया। बेगम अपने कमरे में। वो जल्दी से सर पे हाथ मार के दूसरे कमरे में बंद हुई थी, जबकि वो दोनों अब किचन को साफ करने के चक्कर में लग गए थे। उसे ज्यादा बुरा तो नहीं लगा होगा ना? यार मैं तो सिर्फ तुम लोगों के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। वो सफाई करते हुए मुसलसल उससे बातें कर रही थी। मेरी बीवी जरा जरा सी बातों को ज्यादा सर पर सवार नहीं करती, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानो तुम्हारे इस गंद को उसने इतना ध्यान से नहीं देखा जितना तुम्हारे सैंडविचेस को देखा है। उसे बहुत खुशी हुई है कि तुमने उसके लिए ये बनाए हैं। वो मुस्कुराकर उसे देखते बेफिक्र करने की कोशिश करने लगा। ताशफीन, मेरे साथ बहुत बुरा होता है। जो चीज मैं नहीं करना चाहती वही मेरे साथ हो जाती है। अब देखो न, सब कुछ उल्टा हो गया। मैं तो बस उसे खुश करना चाहती थी। वो अब भी परेशानी से बोली तो ताशफीन मुस्कुरा दिया। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो मायरा? जरा सी बात को खुद पर क्यों सवार कर रही हो? तुम उसे अगर तुम्हारी बात बुरी लगती तो वो तुम्हें बता देती। वो दिल में बात रखने वाली लड़की नहीं है। यार मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जिस तरह तुम मेरे दोस्त हो वो भी मेरी दोस्त बन जाए। वो होंठ लटकाकर बोलती काफी मासूम लग रही थी। नहीं, मैं तुम्हें अपनी बीवी की दोस्त नहीं बनने दूंगा। वो उसे घूरते हुए बोला। हाँ सब पता है मुझे। तुम दोनों आपस में दोस्ती कर लोगे और मुझे निकाल दोगे बाहर।
तुम्हें पता है न, मेरा तुम्हारे अलावा और कोई दोस्त नहीं है। मैं तुम दोनों की दोस्त बनना चाहती हूँ, और बनूंगी। वो उसे घूरते हुए बोली, क्योंकि वो उसे अपनी बीवी की दोस्त नहीं बनाना चाहता था। मुझे बहुत डर लगता था ताशफीन के, अगर तुम्हारी बीवी आ गई तो मेरा क्या होगा। वो बोल ही रही थी जब तनावुश कमरे से निकलती किचन की तरफ आई। जब उसकी बातों ने उसे बाहर ही खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें पता है न, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए तो मेरा क्या होगा। वो बोलते हुए अचानक आंसू बहाने लगी तो ताशफीन ने जल्दी से उसके आंसू साफ किए थे, जबकि वो बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। पागल हो गई हो क्या? इतनी सी बात पर कोई रोता है क्या? मेरी शादी हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा मेरे साथ कोई वास्ता नहीं रहा। मेरी बीवी हम दोनों के रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। मायरा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी भी छोड़ने वाला नहीं। मेरी शादी हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी अहमियत मेरी जिंदगी में कम हो गई है। वो बहुत प्यार से उसे समझा रहा था, जबकि वो वही खामोशी से उन दोनों की बातों को सुन रही थी। वो अचानक ही किचन के अंदर आ गई थी। उसे लगा था उसे देखते ही वो लोग अपनी ये अधूरी बातें खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा न हुआ। वो अब भी उसके करीब खड़ा उसे दिलासा दे रहा था। उसका एक हाथ उसके कंधे पर था। वो शायद भूल गई थी कि उसे अपनी बीवी का कोई डर नहीं है। उसे तनावुश से उतना ही वास्ता है जितना वो रखना चाहता है। उसकी मोहब्बत मायरा ही है। उसे लग रहा था जैसे ये मंजर देखते ही उसका दिल फट जाएगा। और ऐसा ही हो रहा था। वो अंदर से टूट फूट का शिकार हो रही थी। उसके सामने खड़ी लड़की उसके शौहर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, और उसका शौहर भी कितने सुकून से उसे दिलासा दे रहा था कि वो सिर्फ उसी का ही है। और वो बेबस खड़ी थी। यार समझाओ न उसे, ये पागलों की तरह रोए जा रही है। वो झुंझला कर बोला, हाँ, अब अपनी बीवी के सामने मुझे रोने वाली साबित करो। नहीं रो रही मैं, तुम परेशान मत हो। वो जानकर उसका हाथ थामते हुए उसका चेहरा छुपा कर बोली, ओह हेलो, मेरी बीवी के साथ फ्री होने की जरूरत नहीं है। वो वार्निंग दे रहा था जिसे मायरा इग्नोर करने लगी। आओ बाहर बैठकर खाते हैं, मुझे भूख लग रही है। वो सैंडविच की प्लेट उठाकर बाहर ले आया था, जबकि वो भी उसके साथ बाहर ही आकर बैठ गई। मायरा उसके साथ डबल सोफे पर जुड़कर बैठी तो वो खुद ही पीछे हटते हुए सिंगल सोफे पर बैठ गई। जब मायरा ने खुद अपने हाथों से सैंडविच उठाकर उसके हवाले किया, आंसुओं का गोला उसके गले में अटक गया था। उसने बड़ी मुश्किल से एक बाइट लिया। वाह वाह, कमाल का सैंडविच है, मजा आ गया। वो शायद उसे खुश करने के लिए खुलकर उसकी तारीफ कर रहा था, जबकि वो आंसू पीने की कोशिश में हलकान होती उसे खाने की कोशिश कर रही थी। तुम भी तारीफ करो न मेरी, उसने अब की बार उसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो सैंडविच जैसे उसके गले में ही अटक गया। उसे बुरी तरह से खांसी शुरू हो गई थी। मायरा तो घबरा सी गई। ओ माय गॉड, ये तुम्हें क्या हुआ? मैं पानी लेकर आती हूँ, वो कहकर किचन की जानिब भाग गई थी, जबकि ताशफीन तेजी से उसके पास आते हुए उसकी पीठ थपकने लगा, और साथ ही मायरा के हाथ से पानी का गिलास थामकर उसके लबों से लगाया। क्या हुआ है उसे? मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं डाली थी जो तुम्हारी ये हालत करे, वो परेशानी से कहने लगी। क्या हुआ है मायरा? नॉर्मल सी बात है, हो जाता है कभी कभार। वो उसे तसल्ली देते हुए तनावुश को अपने करीब करता आहिस्ता आहिस्ता उसे पानी पिलाते हुए पीठ सहला रहा था, जबकि वो खामोशी से पानी का गिलास थामने की कोशिश कर रही थी जो ताशफीन के हाथ में था। ठीक हो तुम? वो प्यार से उससे पूछ रहा था। उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर ग्लास खुद से दूर किया। ओह गुड, मैं तो घबरा ही गई थी। वो रिलैक्स होते हुए पीछे होकर बैठी, जबकि ताशफीन उसके पास ही बैठा रहा था। वो कमरे में आई तो वो उसके साथ ही आया था। तुम थोड़ी देर आराम कर लो जान, फिर मायरा के साथ बैठना। वो बेचारी सुबह से बोर हो रही होगी।
उसने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाकर तुमसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन शायद उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। उन्हें मुझसे दोस्ती करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम तो ऐसे भी दोस्त बन सकते हैं। अरे नहीं, उसे कोशिश करने दो। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और तुम उससे दोस्ती मत करना। और अब तुम आराम करो। मैं भी निकलता हूँ काम पर। वैसे आज करने के लिए कुछ नहीं है ऑफिस में, लेकिन फिर भी काम करना तो है ही। सोच रहा हूँ आगे का काम थोड़ा देख लूंगा, क्योंकि अब छुट्टियां तो सीधा हनीमून पर ही लेनी है मुझे। वो शरारती अंदाज में बोला। तो जाए आप, लेट हो रहे हैं। वो उसके शरारती मूड को देखकर कहने लगी। ऐसे ही चला जाऊं, तुम्हें सजा दिए बिना। याद नहीं तुमने मेरे मैसेजेस को इग्नोर किया था, और इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। वो उसे बेड पर बिठाते हुए उस पर झुककर बोला। मैं क्लास में थी। वो अचानक उसका बदलता हुआ मूड देखकर कहने लगी। तुम क्लास में हो या फिर कहीं भी, मेरे मैसेज इग्नोर नहीं कर सकती तुम। और ये बात आज मैं तुम्हें सजा देकर समझाऊंगा। वो अचानक उसे धक्का देता बेड पर गिरा गया था, और उसके साथ ही वो उसके ऊपर साया बना गया। प्लीज, वो अटकते हुए बोली, इतनी मासूम शक्ल मत बनाओ। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो उसके लबों पर अंगूठा फेरता शिद्दत से बोला था। ताशफीन, नहीं, प्लीज। वो परेशानी से उसकी अगली कार्रवाई रोकने की कोशिश कर रही थी जब वो उसके तिल को चूमता उसकी गर्दन पर अपने लब रख गया। उसके दांतों का दबाव अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। ताशफीन, उश। उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन वो उसके लबों पर उंगली रखता उसे खामोश कर गया था। उसके हाथों का दबाव अपने सीने पर महसूस करते उसने एक झटके में उसके दोनों बाजू को अपने हाथों में कैद कर लिया। मैंने तुम्हें समझाया था ना, मुझे तुम्हारी मुजामत नहीं पसंद। अब की बार वो उसे घूरते हुए बोला था, जबकि उसे अपनी गर्दन पर जलन सी महसूस हो रही थी। मैं वो मुजामत तो नहीं। शट अप। तुम मुजामत नहीं कर रही, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो खामोशी से पड़ी रहो। मैं अपनी तलब पूरी करके चला जाऊंगा। वो उसे घूरकर एक दफा फिर से उसकी गर्दन पर झुका था। गर्दन पर जलन बढ़ती जा रही थी, जबकि वो तो बेबसी से उसकी पनाहों में पड़ी खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब उसकी शिद्दत भी बढ़ती चली जा रही थी। ताशफीन, मुझे दर्द हो रहा है। जब्त की इंतहा हो गई थी। जब तक ये दर्द रहेगा तब तक तुम्हें याद रहेगा कि तुमने ताशफीन के मैसेज को कभी इग्नोर नहीं करना। और ये दर्द मैं तुम्हें देता रहूंगा। अब की बार वो उसकी गर्दन को नरमी से चूमते हुए उठकर सीधा हुआ। अब इतनी सी बात पर रोना धोना शुरू मत कर देना। जा रहा हूँ वापस ऑफिस। तुम्हें वापस आकर देखूंगा। वो नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में भरता गाल खींचकर बाहर निकल गया। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी, जैसे उसे अपने अमल से बहुत खुशी मिली हो। तुम सच कह रहे हो ताशफीन। मुझे रोज जैक्सन की फिल्म में ऑडिशन देने का मौका मिल रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है ताशफीन, जो तुम्हें इनकार पर मौका मिल गया। रोज जैक्सन की फिल्म बहुत बड़ी थी। उसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन तुमने इनकार करके कमाल कर दिया। मेरे इनकार पर तो वो मुझे अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दे। और तुमने इनकार करके पूरी फिल्म हासिल कर ली। कमाल के बंदे हो। बताओ मुझे कब कहाँ कितने बजे पहुंचना है। मैं पहुंच जाऊंगी, और तुम कोशिश करना कि मुझे वो रोल मिल जाए। रोज जैक्सन की फिल्म में 4 मिनट का किरदार, मेरी तो नसीब जाग जाएंगे। वो बहुत खुश हो रही थी। मैंने रोज से बात की है। वो ऑडिशन लेने के लिए तैयार हो गई है। बस तुम अपनी तैयारी बहुत अच्छी करके आना। उसके सामने इतनी अच्छी एक्टिंग करना कि वो तुम्हें रख ही ले। हीरोइन की दोस्त का किरदार है जो फिल्म में 2 से 3 मिनट रहेगी। अगर तुम्हें ये किरदार मिल गया ना, तो किसी न किसी की नजर में तुम आ ही जाओगी। वो यकीन से बोल रहा था, जबकि उसकी सारी बातों पर मायरा को भी यकीन था। तुम फिक्र मत करो, मैं इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके आऊंगी कि वो मुझे पक्का रख लेगी। मैं आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। वो पूरे अज़म से बोली तो वो भी उसे गुड लक विश करता घर से निकल गया था। उसने 2 दिन पहले रोज से बात की थी।
रोज को फिल्म की कहानी में ये किरदार बिल्कुल बेमानी और फालतू सा लग रहा था, जिसका होना या न होना जरूरी नहीं था। लेकिन ताशफीन ने कहा कि ये किरदार फिल्म में होना चाहिए, और उसकी इतनी सी बात पर उसने कह दिया कि जो ताइश कहेगा वही होगा। अब वो इस किरदार के लिए लड़कियां देख रही थी। जब उसने उसे मायरा के बारे में बताया था, वो अपने ऑडिशन में बुरी तरह से फेल हो गई थी। ऑडिशन लिए बिना ही उन्होंने उसे निकाल दिया था, और मायरा को इस बात का बहुत अफसोस था। मायरा इस वक्त बहुत बुरी हालत में थी। उसे उसके हॉस्टल से निकाल दिया गया था, और इस वक्त उसके पास कोई जॉब नहीं थी, और न ही किसी और हॉस्टल में रिहाइश लेने के पैसे थे। वो मायरा के लिए कुछ करना चाहता था। अगर इस वक्त नावुश यहाँ पर न होती तो शायद वो मायरा को अपने घर में भी नहीं रख सकता था। उसे अपने साथ साथ मायरा की इज्जत का भी ख्याल था। उसका बाप उसे पता नहीं आवारा अयाश और क्या क्या समझता था, और वो जानता था कि मायरा का बिना किसी रिश्ते के उसके साथ रहना उसे बुरी तरह से मुतासिर कर सकता था। लेकिन तनावुश के यहाँ होने की वजह से मायरा को भी एक सहारा मिल गया था। वो सुकून से उसके घर में रह सकती थी, और उसे यकीन था कि उसकी बीवी को इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा। फिर वो ताशफीन की बेस्ट फ्रेंड थी, और जितना वो तनावुश को समझने लगा था उसे यकीन था कि जल्द ही तनावुश भी उसे समझ जाएगी। ये आप क्या पढ़ रही हैं? वो कमरे से बाहर निकली तो वो सोफे पर बैठी कुछ पढ़ने में बल्कि रटने में मसरूफ थी। उसे यही लगा कि वो भी उसकी तरह स्टूडेंट है। मैं डायलॉग्स याद कर रही हूँ, कल मेरा ऑडिशन है। तुम मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। लेकिन ये है क्या? उसने फौरन दुआ देते हुए पूछा था। तुम समझ लो कि कल मेरा टेस्ट है और मुझे इसमें किसी भी तरह कामयाब होना है। उसने आसान लफ्जों में उसे समझाया था, क्योंकि ताशफीन ने कहा था कि वो उसे अपने काम से दूर रखना चाहता है। वो उसे फजूलियात में नहीं पड़ने देना चाहता था। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से दूर रखना चाहता है। इसीलिए उसने भी उसे गहराई में जाकर नहीं समझाया था। अच्छा, कल आपका टेस्ट है, आपको ठीक से तैयारी करनी चाहिए। आप यहाँ बैठकर पढ़ाई करें, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। जब भी हमारे पेपर्स होते थे ना, ताई अम्मी दूध गर्म करके देती थी। इससे सारा सबक बहुत अच्छे तरीके से याद होता है। वो कहकर बिना उसे कुछ भी जवाब देने का मौका दिए किचन में चली गई थी, जबकि मायरा ये सोच रही थी कि क्या अब उसको ये डायलॉग को याद करने के लिए पहले बच्चों की तरह दूध पीना होगा। ये लीजिए गर्मागर्म दूध, इसे जल्दी से पी जाए, इससे ना आपका दिमाग खुल जाएगा और सब कुछ याद हो जाएगा। अरे देखिए, नहीं पीजिए। वो उसे दूध के गिलास को घूरते पाकर गिलास उसके होंठों से लगा चुकी थी। मायरा ना चाहते हुए भी दूध पीने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि वो इस प्यारी सी लड़की का दिल नहीं तोड़ सकती थी। यार क्या कर रही हो तुम? ठीक से करो ना। एक डायलॉग सीधा नहीं बोल रही हो। वो रोज तुम्हें ऑडिशन से पहले रिजेक्ट कर देगी अगर ये वाली शक्ल बनाकर तुम उसके सामने गई तो। वो जब से घर आया था, मायरा के कमरे में उसे कल के ऑडिशन की तैयारी करवा रहा था। उसने रोज के सामने मायरा की बहुत ज्यादा तारीफ की हुई थी, और अब जिस अंदाज में मायरा नर्वस लग रही थी, वो परेशान हो गया था। यार मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो मैंने आज तक रोज जैक्सन को सिर्फ टीवी पर ही देखा है। उसे आमने सामने देखने के लिए मैं पहले ही इतनी परेशान हूँ, और ऊपर से तुम भी मुझे डांट रहे हो। वो रुआसी हुई। डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चलो हम एक और कोशिश करते हैं। वो उसे बच्चों की तरह पुचकारते हुए कहने लगा, तो वो भी हाँ में सर हिलाती एक और कोशिश करने लगी। आज फिर वो कोशिश कर रही थी। ताया अब्बू और वारिक भाई का नंबर उसे जबानी याद था, लेकिन इतने दिनों से कोशिश के बावजूद भी वो उन दोनों को कॉल नहीं कर पा रही थी। जब से ताशफीन ने उसे फोन लेकर दिया था, तब से वो मुसलसल उनके नंबरों पर राब्ता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पिछले 3-4 दिन से अपनी कोशिश में नाकाम ही थी। क्या मसला है इन लोगों का? फोन क्यों नहीं लग रहा? वो किचन में खड़ी हांडी में चम्मच हिलाते हुए मुसलसल अपनी कोशिश जारी रखे हुए थी जब वो किचन में दाखिल हुआ। आज बहुत जल्दी घर वापस आ गया था। वजह मायरा को उसके ऑडिशन की तैयारी करवाना था, क्योंकि चैलेंज बहुत टफ था। बहुत सारे लोग ऑडिशन में शामिल हो चुके थे,
जबकि वो चाहता था कि मायरा को ही ये रोल मिले। क्या कर रही है मेरी प्यारी बेगम साहिबा? वो उसके कंधे के पीछे से हांडी में झांक रहा था, जबकि उसे अपने इतने करीब महसूस करके एक लम्हे के लिए वो घबरा सी गई। कुछ नहीं, खाना बन गया, उसने इंच धमी करते हुए कहा, जबकि उसके इतने पास आने पर उसकी सांसें अब भी तेज हो रही थी। हाँ बनाओ यार, बहुत भूख लगी हुई है। वो उसके कंधों को थामे उसकी पीठ अपने सीने से लगाता, उसके हाथ से फोन ले चुका था। ये किसका नंबर मिला रही थी तुम? कॉलिंग एरिया ओपन था, यकीनन किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। ताया अब्बू और वारिक भाई को इन दोनों का नंबर नहीं लग रहा, कॉल भी नहीं जा रही। मैं बहुत परेशान हूँ, वो परेशानी से बोली, जबकि वो मोबाइल वही साइड पर रखता, बेहद नरमी से उसके सर से दुपट्टा साइड करते, कंधे से बाल हटाते हुए एक साइड कर चुका था। उसकी आदत थी, वो अपने लंबे घने बाल हमेशा बांध कर रखती थी, और दुपट्टा हमेशा सर के ऊपर होता था। शायद यही वजह थी कि वो अपने दुश्मन का दीदार नहीं कर पाता था। जानम, इन लोगों ने तुम्हारी शादी कर दी है। अब इन लोगों से ज्यादा तुम्हें अपने घर और शौहर पर ध्यान देना चाहिए। वो उसके गिर्द हिसार बनाता, उसकी गर्दन को अपने होठों से छूने लगा। ताशफीन, मुझे लगता है मैं तायाब्बू और वारिक भाई का नंबर गलत मिला रही हूँ, इसीलिए नहीं लग रहा। आप मुझे अपने मोबाइल से तायाब्बू का नंबर निकाल कर देना। उसकी कुर्बत में घबराते हुए जरा सा पीछे हटकर दोबारा अपने मतलब की बात पर आई थी। यार अगर वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे तो मतलब यही है कि वो लोग तुमसे बात नहीं करना चाहते। फजूल में उन लोगों की परेशानी में हलकान होने से बेहतर है कि अपने घर पर ध्यान दो। अब हर वक्त वो लोग तुम्हारे फोन के इंतजार में बैठे नहीं रहेंगे ना। मेरे ख्याल में वो तुम्हारे मामले में बेफिक्र हो चुके हैं, वरना मुझे तो फोन आता ना उनका। वो लोग मुझे भी फोन नहीं कर रहे। उसने बड़ी सफाई से झूठ बोला था, हालांकि बाबा का फोन तो उसे हर 2-3 घंटे के बाद आता रहता था। हाँ लेकिन वारिक ने कभी उसे फोन नहीं किया था। लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास इस वारिक का नंबर था, जो उसने बड़ी सफाई से तनावुश का फोन लेते ही उसके फोन से ब्लॉक कर दिया था, और साथ ही साथ उसके बेचारे तायाब्बू भी ब्लॉक हो गए थे। उसने ये दोनों नंबर सिर्फ उसके मोबाइल फोन से नहीं, बल्कि उसके नंबर से भी ब्लॉक करवाए थे, ताकि उसे पता ही ना चल सके कि ये दोनों नंबर क्यों नहीं लग रहे हैं। उसने इतनी सफाई से ये काम किया था कि सामने वाला यही समझता था कि वो दोनों नंबर ही गलत हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ताया अब्बू मेरे मामले में बिल्कुल बेफिक्र नहीं हो सकते। जरूर कोई बात होगी। आप अपने फोन से फोन करके पूछे तो सही, सब कुछ ठीक तो है। उसने उसकी तरफ देखते हुए परेशानी से कहा, जबकि वो उसकी बातों से अब उकताने लगा था। यार तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं? यहाँ मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास रहता हूँ, तुम्हारी फिक्र करता हूँ, और तुम हर वक्त ताया अब्बू, ताए अम्मी, कभी वो वारिक और कभी वो सदफ बाजी। तंग आ चुका हूँ मैं इन सारी बातों से। अगर वो लोग तुमसे बात नहीं करना चाहते तो क्यों फजूल में जबरदस्ती उनके गले पड़ रही हो? वो गुस्से से कहता, किचन से निकलता दोबारा से मायरा के कमरे की तरफ चला गया था, जबकि उसने एक बेबसी भरी नजर अपने फोन पर डाली थी। चाहे जो भी हो जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि तायाब्बू और वारिक भाई उसके मामले में बेफिक्र हो जाते। वो ताशफीन की नेचर को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। वो इतनी जल्दी उसे उसके हाल पर तो नहीं छोड़ सकते थे। कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो हुआ था, वरना वो उससे राबिता जरूर करते। उसने सोचते हुए एक बार फिर नंबर मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन नंबर लगता तो कैसे? दो नंबर उसके फोन से ब्लॉक थे, और इन दोनों के अलावा उसे और कोई नंबर जबानी याद ही नहीं था। ताशिकीन बेटा, एक बार मेरी तनावुश से बात करवा दो। वो अपने कमरे की तरफ आ रहा था जब उसका फोन बजने लगा। अनजान नंबर से फोन देखकर उसने फौरन उठा लिया था, लेकिन अब वो पछता रहा था। बेहतर था कि वो पाकिस्तान का कोई भी नंबर अटेंड ही नहीं करता। वो आप लोगों से शायद बात नहीं करना चाहती हो। उसके पास अपना फोन है, अगर वो आप लोगों से राबिता रखना चाहे तो रख सकती है। इसीलिए मैंने आपको ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि आप मुझे वक्त बेवक्त डिस्टर्ब कर रहे थे। और जिस दिन मैंने आपको ब्लॉक किया था, उस दिन मैंने उसे फोन ले दिया था,
और साथ ही आप लोगों का नंबर भी उसके फ़ोन में सेव कर दिया था। शायद वो आप लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और वैसे भी उसके टेस्ट होने वाले हैं तो वो आजकल अपने टेस्ट की तैयारियों में मसरूफ़ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को भी उसे डिस्टर्ब करना चाहिए। उसने कहकर फ़ोन बंद करना चाहा जब उनकी आवाज़ सुनाई दी। बेटा मेरी बात तो सुनो, मैं सिर्फ एक बार उससे बात कर लूँ, फिर मैं तुम्हें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। वो अभी बोल रहे थे जब तनावुश भीगे बालों में वॉशरूम से बाहर निकली। उसने अभी अभी बात लिया था। ताया अब्बू का फोन है। उसने उसे देखते हुए पूछा था, एक उम्मीद थी। जबकि दूसरी तरफ वो उसकी आवाज सुन चुके थे। फोन दो उसे ताशफीन, मुझे अभी और इसी वक्त उससे बात करनी है। उसे अपने कानों में गुस्से से भरी हुई आवाज सुनाई दी। नहीं जान, रॉन्ग नंबर है। फजूल फोन आते रहते हैं। उसने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया था, जबकि उसे अपने कानों में अब तक उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। ताशफीन फोन दो उसे, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? फोन दो उसे, मुझे उससे बात करनी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम मेरा राबिता क्यों नहीं करवा रहे उससे? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरी बात क्यों नहीं करवा रहे हो? हफ्ते से ज्यादा हो गया है। उनकी आवाज पर वो आंखें घुमाता उन्हें सुन रहा था, जब वो बोली, पता नहीं ताया अब्बू का फोन क्यों नहीं आ रहा। मैं तो अब उनसे बात नहीं करूंगी, उनसे खफा हो जाऊंगी। फिर कभी लेट नहीं होगा फोन उनका। वो तो मुझे यहाँ भेजकर भूल ही गए हैं। वो उदास बोली जा रही थी। जान मैंने तुम्हें कहा, उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अपने कानों में पड़ती उनकी गुस्से से भरपूर आवाज को एंजॉय करते हुए उसने मजीद तपाया था। ताशफीन ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकते। बहुत पछताओगे अपनी इस गलती पर, याद रखना। वॉटेवर उसने तंग आकर फोन बंद कर दिया था। अब उसका ध्यान पूरी तरह से तनावुश पर हो गया था, जो शीशे के सामने खड़ी अपने लंबे खूबसूरत बालों को संवारने में मसरूफ थी। उसके इतने लंबे बाल थे, ये तो उसने कभी नोट ही नहीं किया था, लेकिन अब वक्त आ गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे हर तरह से नोट कर रहा था। वो फोन बेड पर उछालता, आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आते हुए पीछे से उसे अपने हिसार में लेता, उसके गालों पर अपने लब रख चुका था। डिम्पल्स वाली स्माइल दो। वो प्यार से उसका सर अपने सीने से लगाते हुए बोला। दोनों का अक्स सामने आईने में नुमाया होता, दोनों को मुकम्मल बना रहा था। उसकी हाइट काफी छोटी थी उससे, वो भी मुश्किल से उसके सीने तक आती थी। वो खुद भी तो बहुत छोटी थी उससे, तकरीबन 7 साढ़े 7 साल। आपने मना किया था ना? उसने सुबह वाला मैसेज याद करते हुए कहा। मैंने कब मना किया तुम्हें स्माइल करने से? वो परेशानी से उसका चेहरा देखने लगा था, जहां पर मासूमियत की इंतहा थी। आज सुबह मैसेज पर आपने कहा था ना, डिम्पल शो मत करो हर किसी को। उसने याद दिलाना चाहा। अब हर किसी में मैं शामिल नहीं होता। मैंने इसलिए कहा था कि तुम मेरे अलावा अपने डिम्पल्स की नुमाइश ना करो। मुझे देखकर तो कर सकती हो, प्यारी सी मीठी सी स्माइल, बल्कि सिर्फ मुझे ही देखकर कर सकती हो। वो अपनी बात की दुरुस्तगी करते हुए बोला, जबकि उसने अपने होठों को जरा सा फैलाकर उसकी फरमाइश पूरी की थी। बहुत नकली लग रही है। वो उसे घूर कर बोला, मुझे जबरदस्ती की हंसी नहीं आती, मुझे नहीं आ रही हंसी, बल्कि मेरा रोने को दिल कर रहा है। वो मासूमियत से कहती, आईने के सामने से हत्ती बेड पर आ बैठी थी। क्यों मेरी जान, तुम्हारा रोने को दिल क्यों कर रहा है? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तुम्हें चॉकलेट खानी है, आइसक्रीम? मैं अभी लाकर दूं। वो जल्दी से उसके साथ वही जमीन पर बैठते हुए, उसका चेहरा अपने हाथों में भरे पूछने लगा। वो यहाँ उसके पास उदास थी, परेशान थी। ये बात उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। कौन सी बात थी जो उसको रोने पर मजबूर कर रही थी? मुझे ताया अब्बू की याद आ रही है। कितने दिनों से उनसे बात नहीं हुई। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। लड़की ये क्या बेवकूफी है? इतनी सी बात पर कोई रोता है क्या? वो परेशान हो गया था, और साथ साथ अब उसे गुस्सा भी आ रहा था। मुझे ताया अब्बू से बात करनी है। प्लीज आप मेरी बात करवाएं ना उनसे।
वो उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामे हुए इल्तिजा कर रही थी, और यहाँ वो पिघल गया। जान, मेरी बात सुनो। मैंने भी उन्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा जिस तरह से तुम्हारा नहीं लग रहा। मैं कल अपने ऑफिस में जाकर उनका कोई और नंबर निकलवाऊंगा, क्योंकि जो नंबर यहाँ हमारे पास है वो तो लग नहीं रहा। तो हो सकता है कि मुझे कोई और नंबर मिल जाए जिससे हम उनसे राबिता कर सकें। तो इंशाअल्लाह मैं कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा। अब तुम्हें सो जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। वो उस वक्त उसे इस टॉपिक से हटाना चाहता था। आप कैसे करेंगे राबिता? वो अब भी उसे देख रही थी, जबकि उसकी नजरों से उसे घबराहट हो रही थी। वो कितना झूठ बोल सकता था उससे? वो सिर्फ उन लोगों को उसकी जिंदगी से दूर करना चाहता था। अगर वो खुद अपनी जिंदगी में उन लोगों को कुछ नहीं समझता था, तो वो यही चाहता था कि उसकी बीवी का भी उन लोगों से कोई ताल्लुक ना रहे। लेकिन वो उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच थी। वो इतनी जल्दी उन सबको भुलाकर आगे नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन ताशफीन अपने फैसले पर बरकरार था। वो उसे बेड पर लिटाते हुए उस पर कंबल सीधा करता, उसके साथ ही आकर लेट गया था। वो तो कल ही पता चलेगा कि मैं उनसे राबिता कर पाऊंगा या नहीं। मैं तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए वक्त दिया, लेकिन अगर तुमने अब मजीद कुछ भी कहा तो मैं अपनी कोई गारंटी नहीं देता कि अब खुद पर कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं। उसका सर अपने सीने पर रखते हुए वो उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बना गया, जबकि उसकी कुर्बत पर बेहाल होती वो चाहकर भी मजीद उससे कोई सवाल नहीं कर पाई थी। ताशफीन की आंख कब लगी थी, उसे अंदाजा ना हो सका। वो अपनी आंखें बंद किए उसके सीने पर सर रखे, उसके सोने का इंतजार कर रही थी। उसका एक हाथ उसकी कमर के गिर्द लिपटा हुआ था, जबकि दूसरा हाथ उसने उसके चेहरे पर रखकर उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। वो कब से उसकी कुर्बत में बेहाल हो रही थी, और वो मुसलसल उसके सोने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसके जागते में उसे छेड़ने का मतलब था कि उसे एक बार फिर से कुछ भी करने का मौका दे देना, और वो ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती थी। उसकी कुर्बत पर तो वैसे भी उसकी हालत बिगड़ जाती थी। यकीन करके वो सो चुका है। उसने आहिस्ता से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाना चाहा था, जब अचानक ही उसने उसे बेड पर किसी तकिए की तरह मुंतकिल करते हुए अपना सारा वजन उस पर डालकर उसे दोबारा से कैद कर लिया। वो बेबस रह गई थी। वो क्या सोच रही थी, और यहाँ क्या हो गया था? वो उसकी कैद से निकलना चाहती थी, लेकिन वो नींद की हालत में उसे और भी बुरे तरीके से खुद में कैद कर चुका था। अब अगर वो उसे जगाकर उसके हिसार से निकलने की कोशिश करती, तो यकीनन शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात थी, जो वो करने का रिस्क नहीं ले सकती थी। अब उसे ये रात इसी तरह उसकी बाहों में ही गुजारनी थी। उसके पास और कोई चारा ना था। उठ जाओ लड़की, फिर कहोगी कि मैंने जागते हुए भी तुम्हें नमाज के लिए नहीं जगाया। मैं कहता हूँ उठ जाओ, वरना फिर मैं अपने तरीके से जगाऊंगा। उसके फोन पर 2 बार अजान हो चुकी थी। उसकी आंख उसके फोन के अलार्म से खुली थी, लेकिन तनावुश की आंख ना खुल सकी। इसीलिए वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या हो गया है इसे आज, ये उठ क्यों नहीं रही? तबीयत तो ठीक है इसकी। वो परेशानी से माथे के बाद उसके गालों और गर्दन को छूता, उसे चेक करने लगा था। आखिर इसे हुआ क्या है आज? एक तो इसका नाम इतना मुश्किल है, याद ही नहीं होता मुझे। वो उसका नाम याद करने की कोशिश में नाकाम होते हुए उसे फिर से जगाने लगा। वो रात को रोती रही थी। मुमकिन था रात को रोने की वजह से उसे बुखार ही ना हो गया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ठीक थी। इत्मीनान करके वो एक बार फिर से उसे जगाने की कोशिश करने लगा। तुम उठ रही हो या मैं अपने तरीके से जगाऊं? उसने फिर से उसके मोबाइल का अलार्म बंद करते हुए उसे जगाना चाहा था। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी मेरी नन्ही सी बेगम साहिबा, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। वो उसके होठों पर पूरी शिद्दत से झुकते हुए उसे दी हुई मोहलत खत्म कर चुका था, और अब पूरी तरह से उसके होठों को अपने होठों में कैद किए उसे वापस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा था। वो जो ना जाने अपनी जिंदगी के कौन से हसीन ख्वाब सजा रही थी, उसकी बढ़ती हुई शिद्दत पर घबराकर आंखें खोल चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने होंठ उसके होंठों से हटाए नहीं थे, और अब की बार उसने उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे धक्का देना शुरू कर दिया।
लेकिन वो टस से मस ना हुआ। वो तो ना जाने मदहोशी के कौन से रास्ते पर निकल चुका था, जो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी सांस रुकने लगी थी उसके शिद्दत भरे अंदाज पर, लेकिन उसे तो कोई होश ही नहीं था। उसे बस उसके होश ठिकाने लगाने थे। वो पूरी तरह से सांसों की कैद में। अब वो उसके कंधे पर अपने नाजुक हाथों की बारिश करने लगी, लेकिन उसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो पूरी तरह से अपने काम में मगन था। अपने कंधे पर उसके मासूम मुंह के खाकर वो काफी महजूज हो रहा था, लेकिन अभी वो उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। वो तो अपनी तलब मिटा रहा था, जैसे अगर ये नशा ना मिला तो मर जाएगा। लेकिन वो जो सांस रुकने से मर रही थी, उसका क्या क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे? वो उसके होठों को आजाद करता, उसे घूरते हुए बोला। मैं वो तनावुश उसके सवाल पर कुछ बोल नहीं पाई। मैं वो ये बस यही सब करना आता है तुम्हें, जानता हूँ। अब फुसूल में तंग मत करना मुझे। मैं अपनी मॉर्निंग गुड बनाना चाहता हूँ। वो हुक्म देता, एक बार फिर से उसके सुर्ख होठों पर झुकने लगा, जो उसकी बेरहमाना शिद्दत से सुर्ख हो चुके थे। उसके अंदाज पर वो घबरा गई। नहीं, वो उसके होठों पर अचानक हाथ रख गई। क्या नहीं? वो आंखें दिखाता गुस्से से बोला। मुझे नमाज पढ़नी है। उसने जल्दी से बहाना बनाया था। हाँ, तो मैं भी इसीलिए जगा रहा था। और क्या मुझे तुम्हें किस करना था सुबह सुबह उठकर? घोड़े गधे बेचकर सोती हो तुम, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा, वरना तुम्हारे होठों का टेस्ट कमाल का है। वो उसे गुस्से से घूरता हुआ अचानक अपनी टोन बदलकर मुस्कुराते हुए उसके सुर्ख होठों पर अपना अंगूठा फेरने लगा। आप आप बहुत ही रोमांटिक इंसान हूँ डार्लिंग, मैं जानता हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। उठो, जाओ जल्दी से वुजू करके नमाज अदा करो। वो उसे आजाद करते हुए बोला, तो वो अगले ही लम्हे बेड से उठकर उससे जरा फासला बना गई थी। आप पर भी नमाज उतनी ही फर्ज है जितनी मुझ पर। कभी आप भी पढ़ लिया करें। वो अंदर जाते जाते उससे कहने लगी। मतलब इस काम में भी तुम मेरा साथ चाहती हो? श्योर डार्लिंग, क्यों नहीं। आओ मिलकर नमाज अदा करते हैं। वो अगले ही लम्हे उठकर खड़ा हुआ, तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। वो कहाँ जानती थी वो बस उसके एक बार कहने पर ही उठ जाएगा। तुम यहाँ वजू कर लो, मैं बाहर कर लेता हूँ। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो अब तक हैरान थी। वो वजू करके बाहर आई तो वो भी सर पर टोपी रखे आ गया था। उसने जरा से फासले पर आगे की तरफ अपने लिए जाए नमाज बिछाई, जबकि वो उससे पीछे जाए नमाज बिछाकर नमाज अदा करने लगी। आज वो बहुत खुश थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने शौहर की इमामत में नमाज अदा करे, और उसकी ख्वाहिश इतनी जल्दी यूं बेसाख्ता पूरी हो जाएगी, वो कहाँ जानती थी। लेकिन आज सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। उसकी इमामत में नमाज अदा करते हुए उसने खुदा से बस एक दुआ मांगी थी, कि उसके शौहर के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, और इन दोनों के बीच से मायरा निकल जाए। उसके दिल से मायरा की मोहब्बत खत्म होकर उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए। वो जानती थी कि वो खुद गर्ज बन रही है अपनी दुआओं में, लेकिन ये उसका हक था। वो अपने शौहर के दिल में अपने लिए जगह मांगने का हक रखती थी। नमाज अदा करने के बाद वो बेड पर आकर लेट गया था, जबकि वो उसकी अलमारी से कपड़े निकालते हुए इस्त्री स्टैंड के पास आ रुकी। ये क्या तुम सुबह सुबह उल्टे सीधे काम शुरू कर देती हो? बीवी, सुबह के वक्त यहाँ रहा करो मेरे पास। वो अपने बैग की साइड पर इशारा करते हुए बोला। मैं काम कर रही हूँ, कपड़े इस्त्री करूंगी। आपकी शर्ट भी इस्त्री नहीं की मैंने, अभी करूंगी। ये सारे काम आज से रात को ही खत्म कर देना। सुबह का वक्त मिलता है तुम्हारे साथ, वो भी तुम इन फजूल कामों में बर्बाद कर देती हो। वो बेड से उठते हुए उसके पास आता, उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाते, उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखते हुए बोला। जी। उसकी कुर्बत में वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता उसका हिसार तंग होता जा रहा था। जबकि उसका दुपट्टा भी उससे अलग करते हुए, वो उसकी गर्दन के पीछे के हिस्से को अपने पुरशिद्दत लमस से महका रहा था। मत मत करें, प्लीज। ताशफीन, मैं काम कर रही हूँ। उसने मुजामत की। तो करो ना काम, मैंने कब तुम्हें मना किया है? वो उसकी बातों का असर लिए बिना बोला। आप करने नहीं दे रहे।
उसके होठों को अपनी गर्दन पर जा बजा महसूस करते वो तड़प कर बोली, मैंने क्या तुम्हारे हाथ पकड़ रखे हैं? वो उसके कान के करीब सरगोशी करता, उसके कान की लौ अपने दांतों में लेता, उसे मजीद तंग कर रहा था। ताशफीन, प्लीज। उसका दिल सीने की दीवार तोड़कर बाहर आने को था, और ये जालिम शख्स उसे मजीद परेशान कर रहा था। क्या प्लीज प्यार करने देती नहीं हो और दुआ में मेरा प्यार मांगती हो? वो शरारती अंदाज में बोला, तो वो उसे देखने लगी। आपको कैसे पता कि मैंने दुआओं में ये मांगा है? वो मुंह खोले पूछने लगी। वो सच में हैरत का शिकार थी, कहीं दुआ मांगते हुए वो ऊंची आवाज में तो नहीं मांग रही थी। अब इतना भी ना पता चलेगा मुझे। वो आंखों में चाहत लिए उसे देख रहा था। मैंने ये नहीं मांगा था। वो मुकर गई। हाँ, ये तो मैं तुम्हारी पिछली लाइन से ही समझ गया था। खैर, तुमने जो भी मांगा हो, मिलूंगा तो मैं ही। वो कंधे उचकाकर बोला, मुझे काम करना है। वो नजरें झुकाकर बोली, हाँ भाई, काम कर लो तुम। ये तुम्हारे ये फुसूल काम कहीं भाग ना जाएं। शौहर जाए भाड़ में। वो नाराजगी से कहता, उसके होठों पर शिद्दत से भरपूर बोसा देता वॉशरूम में घुस गया। जबकि वो तो उसकी नाराजगी समझ नहीं पाई थी। वो नाराजगी में भी इस तरह की हरकतें करता था। और अगर उसकी दुआ कबूल हो गई और इस शख्स को उससे प्यार हो गया तो वो तो अभी से उसकी कुर्बत का सोच सोचकर घबरा रही थी। उसके वापस बाहर आने से पहले ही वो किचन में आकर नाश्ता तैयार करने लगी थी। मायरा भी जल्दी जाग गई थी और उसे किचन में आते देखकर वो उसके पास किचन में ही आ गई। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करना, मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हो और मैं सब कुछ अच्छे से कर सकूं। वो सुबह से ही उसके कान खाए जा रही थी। वो तो कितनी दफा उसके लिए दुआ कर चुकी थी। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, देखिएगा आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। उसने उम्मीद दिलवाई थी। उसने मुस्कुराकर खुद को दिलासा दिया था कि सब कुछ अच्छा होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुमने सुबह नमाज पढ़कर मेरे लिए दुआ की। वो काफी कंफ्यूज्ड और नर्वस लग रही थी। सॉरी, सुबह तो मैं भूल गई, मैं आपके लिए दुआ नहीं कर पाई। वो परेशानी से कहने लगी। वो उसका दिल रखने के लिए भी झूठ नहीं बोल पाई थी। क्या यार, फज्र की नमाज पढ़कर जो भी दुआ मांगो कबूल होती है। तुम्हें मांगनी थी ना मेरे लिए दुआ। खैर चलो, कोई बात नहीं। तुम अच्छी बच्ची हो। तुम जब भी दुआ मांगो अल्लाह पाक कबूल कर लेंगे। तुम सारा दिन मेरे लिए वक्फे वक्फे से दुआएं करती रहना। वो जैसे एक बहुत अहम तरीन काम देकर जा रही थी। उसने फौरन हाँ में सर हिलाया। थैंक यू सो मच यार, तुम बहुत अच्छी हो। वो उसके गाल चूमने ही वाली थी कि अचानक उसे बाजू से पकड़कर किसी ने पीछे कर लिया। ये क्या कर रही थी तुम? मेरी बीवी से दूर रहो। खबरदार, जो तुमने उसके साथ ऐसी कोई भी हरकत की। मैं तुम्हें अपनी बीवी के गालों को छूने ना दूं। तुम चूमने वाली थी। ये मेरा हक है, सिर्फ मेरा। वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, जबकि वो बेचारी तो शर्मिंदा होकर रह गई थी। हाँ, तो मर क्यों रहे हो? खा थोड़ी ना रही थी मैं उसके गालों को। तुम्हारा भरोसा भी नहीं। भूखी लोमड़ी खा जाती तो। खबरदार, मेरी बीवी से तुम दूर रहो, कम से कम 5 फुट दूर रहो तुम उससे। वो उसे सच में उससे दूर करता, अपने करीब कर चुका था। अल्लाह अल्लाह, एक लड़की को लेकर तुम उसे नजर बंद कर रहे हो। अगर मैं कोई लड़का होती तो, अगर तुम लड़का होती तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपनी बीवी के सामने भी आने देता? शुक्र करो कि लड़की हो। और अब जाओ, जाकर तैयारी करो अपनी। ऐसी मुर्राहिन जैसी शक्ल बनाकर रोज के सामने मत जाना, वरना वो निकाल बाहर करेगी। उसने उसका ध्यान उसकी शक्ल की तरफ दिलवाया था। उसने फौरन अपने चेहरे को हाथ लगाया। मैं बहुत बुरी हालत में भी हूं ना, तब भी तुम्हारे जैसी लग सकती। वो हिसाब बेबाक करती किचन से निकल गई थी, जबकि तनावुश की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। तुम्हारी हंसी तो मैं रोकता हूँ अभी। वो एक लम्हे में उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच चुका था। मैं कहाँ? वो कुछ बोल रही थी जब वो उसके होठों पर अपने लब रखता, कफला लगा गया। जबकि उसने बेसाख्ता ही उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया था। कपड़े मत खराब करो, फिर घंटा लगा दोगी इस्त्री करने में।
वो उसका हाथ अपनी शर्ट से हटाते हुए बोला, नाश्ता? पता है तुम्हें नाश्ता बनाना है? सिर्फ एक किसी तो ले रहा हूँ। मैंने कौन सा तुम्हारे हाथ पकड़ रखे हैं? वो उसके होठों को शिद्दत से चूमता, पीछे हटते हुए बोला, जल्दी करो, लेट हो रहे हैं हम। वो कहकर पीछे हटा था। जी, आप लोग लेट हो रहे हैं। मैं भूल गई थी कि आज वीकेंड की छुट्टी है। वो खुश होते हुए बोली, क्या आज तुम्हें छुट्टी है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कहते हुए वापस उसके पास आया था। मुझे छुट्टी है, आपको नहीं। आप लोग अपने अपने काम पर जाएं। वो खुश होते हुए बोली थी, जबकि उसके बच्चों जैसे अंदाज पर वो मुस्कुराया था। मजीद थोड़ी देर में मायरा भी तैयार होकर आ गई थी। तनावुश नाश्ता लगाने लगी और वो दोनों नाश्ता करके अपने काम के लिए निकले थे, जबकि वो आज घर की सफाइयों में जुट गई थी। उसे हफ्ते और इतवार 2 दिन की छुट्टी थी और उसने इन दोनों दिनों में बहुत सारे काम रखे हुए थे करने के लिए। भाई आप यहाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। वो तकरीबन भागते हुए उसके सीने से आ लगा था। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है तुमसे मिलकर, लेकिन मैं यहाँ अपनी बहन से मिलने आया हूँ। इसीलिए मुझे बताओ, तुम फोन पर कौन सी लड़की का जिक्र कर रहे थे? वो उसे देखकर पूछने लगा, जबकि डैनी अब सीरियस हो गया था। भाई, इस लड़की का नाम मायरा है। वो काफी अरसे से ताशफीन भाई के साथ है, बल्कि बचपन से साथ है। लेकिन अब सब कुछ गलत हो रहा है। भाई की शादी के बाद भी वो इनके साथ अक्सर पाई जाती है और मेरे सुनने में आया है कि कल वो भाई के साथ उनके घर चली गई थी और वहीं पर रह रही है। वो लड़की अब इस वक्त भाई के घर पर मौजूद है और मुझे लगता है कि वो ताशफीन भाई और तनावुश का रिश्ता खराब कर सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ तनावुश से मिलने के लिए और इस लड़की का भी इंतजाम करके ही जाऊंगा यहाँ से। वो कुछ सोचते हुए बोला, भाई, अब कब तक वापस जाओगे? मेरा मतलब है कुछ दिन रहोगे ना? उसने उम्मीद से पूछा था। नहीं, मैं पाकिस्तान में सारा काम छोड़कर यहाँ आया हूँ और असल में मैं एक मीटिंग के सिलसिले में आया था। मैंने सोचा कि अब आया हूँ तो तनावुश से मिलकर ही जाऊंगा। आज एक बहुत अहम मीटिंग थी और मुझे आज ही वापस जाना होगा। भाई कुछ दिन तो रुकते। आपको पता है बाबा भी आपसे मिलकर बहुत खुश होते। हाँ मैं जानता हूँ छोटे, लेकिन मजबूरी है। मुझे वापस जाना पड़ेगा पाकिस्तान, बहुत काम पड़ा है। तुम्हें पता है ना बाबा ने अपनी सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डाल दी हैं, लापरवाही नहीं कर सकता। वो समझाते हुए बोला, तो इस दफा डैनी आगे से कुछ नहीं बोल पाया था। जबकि वो डैनी को काम पर लगाता, अब तनावुश से मिलने जा रहा था। तुम तैयार होना बहुत अच्छी तरह से, ऑडिशन देना। सबसे पहले मैंने तुम्हारा ऑडिशन करवाया है ताकि तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बहुत अच्छे से जाकर एक्ट करना। वो उसके पास बैठा उसे समझा रहा था, जब सामने से 2-3 लोग गुजरकर अंदर चले गए। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि इतने लोग ऑडिशन में होने वाले हैं? वो हैरानगी से उसे देखकर पूछने लगी थी। वो खुद भी हैरान लग रहा था। मैं खुद नहीं जानता था इस बारे में। कंधे उचकाकर बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है ताशफीन। वो अपने माथे से पसीना साफ करते हुए बोली, डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। तुम बस टेंशन मत लो और आराम सुकून से जाकर अंदर से हो आओ। मैं यही बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो उसे हौसला देते हुए बोला, तो सबसे पहला नाम उसी का आया था। वो अपने माथे से पसीना साफ करते अंदर जा रही थी, जबकि उसकी घबराहट में इजाफा हो रहा था। ताशफीन वहीं बाहर बैठा उसका इंतजार करने लगा। वो थोड़ी देर के बाद वापस आई तो उसके माथे पर वैसा ही पसीना था, जबकि चेहरा हद दर्जा सुर्ख हो चुका था। ताशफीन को पूछने की जरूरत नहीं थी कि उसका ऑडिशन कैसा हुआ। उसकी शक्ल ही बता रही थी कि वो सब कुछ बिगाड़ कर आए है। मैं सब कुछ भूल गई ताशफीन, मुझसे एक लफ्ज भी नहीं बोला गया। वो वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगी, जबकि ताशफीन सर पकड़कर बैठ गया था। मायरा क्या करके आए हो तुम? थोड़ा सा तो अक्ल से काम लेती। वो इंसान ही है, कोई आदमखोर थोड़ी थे जो तुम्हें खा जाते।
उसे इस पर गुस्सा आने लगा था। वो इतना बड़ा मौका गवा बैठी थी।